गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस हैं ये। सेकेंड सेमेस्टर में हम बात कर रहे थे प्राच्य और पाश्चात्य विवाद की। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद तो क्लियर हो गया। उसके आगे आता है मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले में लॉर्ड मैकाले के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जैसे अधिकतर जिनको जानकारी नहीं है वो अधिकतर लोग यही जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय या आधुनिक शिक्षा लाने का श्रेय लॉर्ड मैकाले को ही जाता है। ये बात अधिकांशतः तो सही है कि चार्ल्स ग्रैंट ने भले ही भारत में आधुनिक शिक्षा लाने का प्रयास किया, उसके लिए आंदोलन किए, लेकिन भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय अगर जो किसी को जाता है, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले के बारे में हम बात करते हैं। लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल के कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया। मैकाले जो था वो अंग्रेजी भाषा और साहित्य का बहुत ही अच्छा विद्वान था। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया। किसका अध्यक्ष बनाया? ये क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड मैकाले किस पद पर यहाँ पर नियुक्त हुआ। तो वो कानूनी सलाहकार बनकर आया, लेकिन उसकी नियुक्ति यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसकी नियुक्ति जो है वो जन शिक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर की। जन शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर उसकी नियुक्ति की गई। और उसके बाद उस समय विवाद जो चल रहा था प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, इससे तो आप परिचित ही हैं। तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद में जो एक उग्र रूप धारण कर लिया, उसमें धारा 43 में जो विवाद था और उस विवाद पर ही डिस्कस करने के लिए लॉर्ड मैकाले को यहाँ पर बुलाया गया। उससे आग्रह किया गया लॉर्ड मैकाले से कि आप इस विवाद को निपटारा कीजिए। बहुत लॉन्ग टाइम से विवाद चलता आ रहा है, इसके वजह से कोई भी एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च नहीं हो पाई है, इसलिए सबसे पहले इसका निपटारा होना चाहिए। तो चार्टर एक्ट 1813 में आपसे बताया गया कि 3 बातें थी कि एक तो थी कि कोई भी यूरोपीय मिशनरियां भारत में आ सकती है और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है, तो इस पर तो कोई विवाद नहीं था। लेकिन जो दूसरी बात थी कि यहाँ पर जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जितना उसका शासित क्षेत्र है उतने में शिक्षा की व्यवस्था कंपनी करेगी। तो कंपनी तो करेगी, ये ठीक था, लेकिन शिक्षा का माध्यम क्या होगा ये क्लियर नहीं हुआ। और अगली बात 1 लाख के धनराशि की। तो सबसे बड़ा विवाद यहाँ पर 1 लाख की धनराशि की थी, धनराशि को खर्च करने की थी। और उसके बाद फिर विवाद था भारतीय साहित्य पर और भारतीय विद्वान पर। इसको लेकर बिल्कुल प्राच्यवादी पाश्चात्यवादी 2 दल बने और इस 2 दलों के बाद ही पूरे संपूर्ण जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया। तो लॉर्ड मैकाले सबसे पहले जब यहाँ पर आए तो उनको जब जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो उन्होंने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को उठाकर इसके जितने भी दस्तावेज थे उसका अच्छे से स्टडी किया, पढ़ा, और उसके बाद उनके दिए गए जितने भी उस पर एप्लीकेशन थे उनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला। और फिर उन्होंने यहाँ पर 2 फरवरी 1835 को 2
2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामने पेश किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। लॉर्ड मैकाले आया कब? 10 जून 1834 को, ठीक, 10 जून 1834 को आया। लेकिन यहाँ पर 10 जून 1834 को आने के बाद उन्होंने 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामने पेश किया। और धारा 43 की व्याख्या भी उसने बहुत ही स्मार्ट तरीके से की और उसमें इन्होंने सुझाव दिया। 3 बातें थी। तो सबसे पहले धारा 43 की व्याख्या में उन 3 बातों को हम देखते हैं। धारा 43 की व्याख्या, इसमें धनराशि के व्यय पर उसने व्याख्या किया। धनराशि के व्यय पर उसने क्या कहा? धनराशि के व्यय पर उसने बताया कि कंपनी पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है। कंपनी पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो 1 लाख की धनराशि को शिक्षा के जिस मद पर चाहे उस मद पर खर्च कर सकती है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व। अगली बात, साहित्य शब्द की व्याख्या। इसको नोट करते चलिएगा, क्वेश्चन इसी पर बनते हैं। साहित्य शब्द की व्याख्या। साहित्य शब्द के बारे में उसने बताया कि साहित्य शब्द का तात्पर्य केवल भारतीय साहित्य नहीं है, उसमें अंग्रेजी साहित्य भी आते हैं। और इसमें इसने ये भी बताया कि जो अंग्रेजी साहित्य है, जैसे साहित्य शब्द तो उसने जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में बिल्कुल कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया कि इसमें केवल उन्होंने भारतीय साहित्य को रखा। लेकिन मैकाले ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि साहित्य शब्द में केवल भारतीय साहित्य नहीं आएंगे। भारतीय साहित्य कौन थे? अरबी थे, फारसी थे, संस्कृत थे, ठीक। तो उन्होंने कहा कि केवल भारतीय साहित्य नहीं आएंगे, बल्कि इस साहित्य शब्द में अंग्रेजी साहित्य भी आ जाएंगे, ठीक, क्लियर। अगली बात, उसने भारतीय विद्वान की व्याख्या। भारतीय विद्वान, भारतीय विद्वान के बारे में उसने क्या कहा कि भारतीय विद्वान की सीमा में केवल भारतीय भाषाओं के जानने वाले विद्वान ही नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य को जानने वाले विद्वान भी आते हैं। उसमें वो सभी विद्वान आएंगे जिनको लॉक की कविता और मिल्टन के दर्शन के बारे में पता होगा। लॉक का दर्शन और मिल्टन की कविता के बारे में जिनको जानकारी होगी, वही अंग्रेजी क्या कहते हैं, भारतीय विद्वान की कैटेगरी में उनको रखा जाएगा। तो धारा 43 का ये विवाद जो बहुत लॉन्ग टाइम से चला आ रहा था, इसका लॉर्ड मैकाले ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस समस्या का तुरंत ही समाधान कर दिया कि धनराशि को खर्च करने में कंपनी पर किसी भी तरीके का जोर जबरदस्ती नहीं है। 1 लाख की धनराशि को कंपनी शिक्षा के किसी भी मद पर खर्च कर सकती है। अगली बात, साहित्य शब्द के लिए उसने कहा कि साहित्य शब्द में केवल भारतीय साहित्य नहीं आएंगे, बल्कि अंग्रेजी साहित्य भी आएंगे। और भारतीय विद्वान के बारे में उसने कहा कि भारतीय विद्वान की कैटेगरी में केवल भारतीय भाषाओं को जानने वाले विद्वान ही नहीं रहेंगे, बल्कि इसमें अंग्रेजी साहित्य को जानने वाले विद्वान भी रहेंगे जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं का जानकार हो। क्लियर। उसके बाद लॉर्ड मैकाले ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर कुछ सुझाव दिए। वो सुझाव कौन कौन से थे? जैसे प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक है, उसने बताया। पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसने बताया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना आवश्यक बताया उसने। और उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं की उसने व्यवस्था की और शिक्षा में धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाया। इसका एक्सप्लेन, जैसे इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने क्या सुझाव दिए। तो इन बातों, इसमें कई बातें हैं, कई पॉइंट हैं जिसको हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे
लॉर्ड मैकाले का सुझाव। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर कौन कौन से सुझाव दिए?